नमस्कार। संपूर्ण हिंदी स्पेशल एकमात्र यूट्यूब चैनल फिफाना हिंदी क्लासेस पर आप सभी का स्वागत है। और इस चैनल पर आपको हिंदी के तीनों पक्षों व्याकरण, साहित्य व काव्य शास्त्र का गूढ़ अध्ययन करवाया जाएगा। तो बढ़ते हैं आज की क्लास की तरफ। और आज की क्लास में भी अपन उसी एकांकी को आगे बढ़ाने वाले हैं। तो कौन सी एकांकी, कौन सा एकांकी पढ़ रहे हैं? तो विपिन कुमार अग्रवाल या विपिन अग्रवाल जी का एकांकी अपन इस क्लास में पढ़ रहे थे। कौन सा एकांकी है? अदृश्य व्यक्ति की आत्महत्या। अदृश्य व्यक्ति की आत्महत्या एकांकी का अध्ययन अपन यहाँ पर कर रहे थे। कहाँ थे अपन? अपन थे कि धीरज राम से प्रश्न कर रहा है और राधा सीता से प्रश्न कर रही है। ठीक है। यहां पर सबसे पहले जब मोती इनका परिचय करवाता है, तो मोती परिचय करवाता है तो मोती यूं बताता है कि ये एक लेखक है, ये एक दार्शनिक है, वह अध्यापक है। धीरज इनसे प्रश्न करता जाता है, ये जवाब देते हैं। राधा इनसे प्रश्न करता जाता है और ये जवाब देती जाती है। प्रश्न करती जाती है, ये जवाब देती जाती है। बहुत ही रुचिकर चीजें और प्रश्न भी बड़े रुचिकर थे। कल की क्लास में भी अपनों ने देखा था। कितनी रचनाएं? 2। कितने बच्चे? 3। कौन कौन सी? तो कविता संग्रह व उपन्यास, 1 लड़का व 2 लड़कियां। नाम, तो नाम यहां पर जो कविता संग्रह मुन्नी और उपन्यास का नाम लल्ला। बच्चों के नाम, लड़के का नाम पथिक और लड़कियों का नाम है भूली भटकी। साथ साथ यहां पर जब नाम बताए जाते हैं तब इस प्रकार की बात होती है कि यहां पर जो साहित्य के नाम है, उपन्यास और कविता संग्रह के मुन्नी और लल्ला, तो यहां पर बात आती है कि कितने पारिवारिक नाम हैं। और जब यहां पर पथिक और भूली भटकी नाम आता है तब आता है कि कितने साहित्यिक नाम है। साहित्यिक नाम है। ठीक है। धीरज यूं कहता है कि कितने पारिवारिक नाम है, राधा यूं कहती है कि कितने साहित्यिक नाम है। और फिर इस प्रकार की बात हो रही है कि वर्तमान में है वो साहित्य परिवार के पास आ रहा है और परिवार साहित्य के पास आ रहा है, अर्थात तो दोनों चीजें जुड़ रही है। और ये बात कहीं ना कहीं सत्य भी है। वर्तमान में साहित्य में ऐसी कोई भी चीज, देखिए अपन प्राचीन काल से लेकर यदि बात करें तो प्राचीन काल में जो भी साहित्य लिखा जाता था, उसमें जब साहित्य लिखा जाना शुरू हुआ था तो उस समय मनोरंजन इसका विषय क्षेत्र था। सिर्फ और सिर्फ मनोरंजन के लिए साहित्य लिखा जाता था। परंतु धीरे धीरे जैसे जैसे समय बढ़ता गया तो साहित्य की दिशा बदली, उसको शिक्षाप्रद भी बनाया गया। और जैसे ही साहित्य शिक्षाप्रद बना वह परिवारों में आकर बैठ गया। और आज तो साहित्य के बारे में अपन ये कह सकते हैं कि साहित्य समाज का दर्पण है। जो समाज में घटनाएं घटित होती है साहित्य में वो ही लिखा जाता है, उन्हीं का ही वर्णन किया जाता है। तो यहाँ पर और इधर धीरज यूं कहते हैं कि कितने पारिवारिक नाम है, अर्थात जो साहित्य है वो परिवारों की विशेषताओं का वर्णन करने लगे हैं, अर्थात परिवारों से जुड़ गए हैं। राधा भी यूं कहती है कि कितने साहित्यिक नाम है। साहित्य में भी परिवार या परिवारों में भी साहित्य आने लगा है। और साथ साथ वो भी यूं कहती है कि घर घर में पत्रिकाएं भी पढ़ी जाती है। घर घर में पत्रिकाएं पढ़ी जाती है, इसका मतलब साहित्य घर घर तक पहुंच गया है। जब यहां पर बात आकर रुकती है तब मोती, जो अब तक इनसे अलग था, इनकी बातों में शामिल ही नहीं था, ये चारों आपस में बात कर रहे थे, ये बेचारा अलग से बैठा हुआ था। अब ये दुखी हो गया तो ये कोशिश करता है इनकी बातों में घुसने के लिए, और घुसने के लिए कोशिश करता हुआ और इसी चीज को और अधिक विश्लेषित करता है कि हाँ, आजकल जो धीरे धीरे है वो साहित्य और परिवार पास पास में आ रहे हैं और आने वाले समय में और भी पास पास आएंगे। आने वाले समय में ऐसा होगा कि साहित्य और परिवार एक साथ मिलेंगे। और फिर इस प्रकार की बातें कह के और स्वयं हंसता भी है, स्वयं हंसता है, इनमें से कोई हंसता नहीं है तो अपनी हंसी समेट लेता है। ऐसा होता है कभी कभार।
हम कुछ बोलते हैं, हम बोलते हैं कि सब लोग हंसेंगे, परंतु हमारी बात पर कोई नहीं हंसता। और जब कोई नहीं हंसता तो फिर प्रश्न ये उठता है, अपने आप से हम प्रश्न करते हैं कि अपनों ने ऐसा बोला ही क्यों, और हम अपनी हंसी भी समेट लेते हैं, हम भी चुप हो जाते हैं। तो यहाँ पर कोई नहीं हंसता, तब ये चुप हो जाते हैं। और उसके बाद फिर बात आती है कि आप ये जो अंग्रेजी से संबंधित, अंग्रेजी को हटाने से संबंधित, हिंदी को लाने से संबंधित जिस पत्रिका में लिख रहे हैं वो कौन कौन सी पत्रिका है, कौन कौन से अखबार है। तो यहाँ पर राम तो बताता है कि वो अंग्रेजी से संबंधित, हालांकि पिछली क्लास में मैं बता चुकी हूं, फिर भी मैं आपको दोबारा बता रही हूं ताकि कहीं भी कंफ्यूजन न रहे। स्टेट्समैन और हिंदी से संबंधित यदि बात करें तो वो कहते हैं कि नव भारत, इन पत्रिकाओं में मैं लिख रहा हूं। सीता से फिर राधा पूछती है कि आपके बच्चे कौन कौन से स्कूलों में पढ़ते हैं। तो सीता बताती है कि लड़का तो पढ़ता है सेंट एंथोनी में, एंथोनी स्कूल में, और लड़कियां पढ़ती है सेंट मेरी में। तो लड़का तो सेंट एंथोनी में और लड़कियां पढ़ती है सेंट मेरी स्कूल में। जब ये बात आती है तो धीरज राम से यूं कहता है कि सच में आपको तो बहुत बड़े बड़े अखबारों में लिखना पड़ता है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है। और इधर राधा भी सीता से कहती है कि इतने बड़े बड़े स्कूलों में पढ़ाना, अंग्रेजी स्कूलों में पढ़ाना शायद बहुत बड़ा मेहनत का काम है, और आप भी बहुत मेहनत करती है। यानी दोनों के दोनों, धीरज राम को, राधा सीता को महान बताते हैं। और जैसे ये महान बता रहे होते हैं, धीरज यूं कहता है कि आप तो बहुत महान हो, बहुत मेहनती हो। राधा भी कहती है कि आप भी घर पूरा संभाल रहे हो, तो आप भी बहुत महान हो। फिर धीरज ये भी कहता है राम से कि देखिए, आप एक लेखक हैं, एक कवि हैं, और साथ साथ आप एक पत्र पत्रिकाओं में भी लिख रहे हैं, बहुत बड़ा काम आप कर रहे हैं। राधा भी फिर सीता से कहती है, राधा कहती है कि तुम पत्नी हो, तुम गृहिणी हो, और साथ साथ बच्चों को भी पढ़ा रही हो, तुम भी बहुत महान काम कर रही हो। जब इस प्रकार की बातें होती है तब उसी समय जो अदृश्य व्यक्ति था, थोड़ी देर होगी ना, काफी टाइम हो गया अभी तक आया नहीं, तो ये अदृश्य व्यक्ति आ जाता है। किस दिशा से? बाईं ओर से। बाईं ओर से ये अदृश्य व्यक्ति राम के पास आकर खड़ा हो जाता है। ठीक है, जैसे ये यूं कहते हैं, ये कहता है कि तुम तो लेखक हो, कवि हो, यानी बहुत सारा संभालते हो, तुम महान हो। राधा कहती है कि तुम पत्नी हो, गृहिणी हो, साथ साथ बच्चों को भी संभालती हो, तुम भी महान हो। तब राम एक वाक्य बोलता है, क्या करें, करना पड़ता है, देश के भविष्य का सवाल है, देश के भविष्य का सवाल है। और यहां पर राधा यूं कहती है कि बच्चों के भविष्य का सवाल है, बच्चों के भविष्य का सवाल है। अब यहां पर ऐसा होता है कि राम पहले यूं बोलता है देश, सीता बोलती है बच्चों, और फिर दोनों साथ साथ बोलते हैं कि भविष्य का सवाल है, क्योंकि वाक्य तो एक ही है। तो देश, बच्चों, फिर दोनों साथ साथ बोलते हैं कि भविष्य का सवाल है। जैसे ही ये बात, ऐसी बात बोलते हैं कि राम यूं कहना चाहता है कि भी मैं तो देश के भविष्य के लिए लिख रहा हूं, कि इतनी मेहनत इसलिए कर रहा हूं कि हमारा देश आगे बढ़े। ये कहती है कि मैं तो सिर्फ बच्चों के लिए ही अपनी जिंदगी सुपुर्द किए हुए हूं, बच्चों के लिए ही मेहनत करती हूं। जैसे ही दोनों ये बात कहते हैं, वैसे ही अदृश्य व्यक्ति पहले तो राम को जोर से चांटा लगाता है, और फिर सीता को भी जोर से चांटा जड़ देता है। और दोनों को जैसे ही चांटे पड़ते हैं, उसके बाद क्या होता है देखते हैं। राम को जैसे ही चांटा पड़ता है तो राम यूं कहता है कि ये क्या बदतमीजी है,
आगे अपन देखते हैं। यहाँ पर अपनों ने प्रश्न वाला कंप्लीट किया है, ठीक है। देखिए, जैसे ही यहाँ पर ये बातें होती है तो राम को और सीता को, दोनों को अदृश्य जो व्यक्ति है वो क्या करता है, अदृश्य व्यक्ति चांटा लगाता है। अदृश्य व्यक्ति दोनों को चांटा लगाता है। तो जैसे ही उनके मुंह पर चांटा पड़ता है तो यहां पर राधा भी है और साथ साथ मोती भी है और साथ साथ धीरज भी है। ये 5 लोग ही तो है यहाँ पे। जैसे ही उनके गाल पर तमाचा लगता है वैसे ही मोती हंसता है और हंसता हुआ कहता है कि लगता है वो चांटा वाला फिर आ गया। और जैसे ही मोती जोर से हंसता है तो राम खड़ा हो जाता है, क्या बदतमीजी है। सीता खड़ी हो जाती है कि ये क्या बदतमीजी है। और जैसे ही ये दोनों खड़े होकर और यूं कहते हैं कि ये क्या बदतमीजी है, मतलब घर पे बुलाया और उसके बाद चांटे मरवा रहे हैं। तो जैसे ही ये बात कहते हैं तो राधा भी खड़ी हो जाती है और राधा भी खड़ी होकर कहती है कि हंस क्या रहे हो। मोती को कह रही है कि हंस क्या रहे हो, घर पे आए मेहमान को कोई मारता है क्या, और मेहमान के साथ कभी ऐसा सलूक किया जाता है क्या। और यहां पर ऐसी आवभगत हो रही है और फिर आप हंस भी रहे हो, चांटा लगा जो लगा, हंस भी रहे हो, हंसने की कौन सी बात है। जैसे ही राधा ये बोलती है साथ साथ वो यूं कहती है कि मेहमानों की आवभगत करनी चाहिए, मेहमान भगवान समान होते हैं, यानी मेहमानों का स्थान सर्वोच्च होता है। और मेरे नाना के यहाँ, अब मेरे नाना वो बड़ाई करने वाली थी, इतने में अदृश्य व्यक्ति इसको भी चांटा जड़ देता है। अब इसको भी तेज चांटा लगाता है। जैसे ही चांटा लगता है तो राधा कहती है कि ये क्या हो रहा है, मतलब उसकी गाल पर भी चांटा पड़ा। अब वो भी गाल सहला रही है, इधर राम गाल सहला रहा है, इधर सीता गाल सहला रही है। और उसी समय राम है वो वहां से खड़ा होकर चलने लगता है। और वहां से खड़ा होकर ये कहां पर थे, दूसरे दरवाजे के पास थे। जो घर का दरवाजा है जो कमरे की तरफ खुलता है, उसके बाद दूसरा दरवाजा कहां पर खुलता है, सीढ़ियों पर खुलता है। तो सीढ़ियों वाले दरवाजे की तरफ आता है। क्यों, क्योंकि ये अब जा रहा है गुस्सा होके। तो ये क्या करता है, सीढ़ियों के पास आ जाता है और सीढ़ियों के पास आकर और खड़ा होकर कहता है कि ये क्या बदतमीजी है, घर पर बुलाकर तुम लोग ऐसा करते हो और मैं कोई ऐसा वैसा व्यक्ति नहीं हूं। और फिर मुड़कर कहता है मैं राम हूं। और जैसे ही राम कहता है वैसे अदृश्य व्यक्ति फिर से चांटा, फिर से चपत लगा देता है, तेज तमाचा जड़ देता है। अब जैसे ही तमाचा जड़ता है तो वो धीरे धीरे सीढ़ियों से नीचे उतर जाता है। उधर फिर राम की पत्नी जो सीता है वो भी खड़ी होकर, वो भी इसी प्रकार से बड़बड़ाती हुई और सीढ़ियों के दरवाजे की तरफ जाती है। और सीढ़ियों के दरवाजे की तरफ जाकर और फिर यूं कहती है मैं भी कोई ऐसी वैसी स्त्री नहीं हूं, मैं भी, फिर मुड़कर कहती है मैं भी सीता हूं। और जैसे ही सीता जी ये बोलती है तो सीता जी को भी तेज और दूसरा चमाटा लगता है, दूसरा तमाचा जड़ता है। और जैसे ही उन दोनों को तमाचा पड़ता है वैसे ही वो दोनों सीढ़ियों के रास्ते से नीचे उतर जाते हैं, अर्थात ये दोनों गुस्सा होकर वहां से निकल जाते हैं। जैसे ही ये निकलते हैं तो राधा कहती है कि बिल्कुल सही बात है, ये क्या बदतमीजी है, हमारे घर में ऐसा कभी नहीं होता, हमारे यहाँ ऐसा कभी नहीं होता और तुम लोग ऐसे कर रहे हो। अब इस प्रकार का व्यवहार यदि इस घर में होता है तो मैं इस घर में एक पल के लिए भी नहीं रुक सकती, एक पल के लिए भी मैं इस घर में नहीं रह सकती। और जैसे ही राधा यूं कहती है कि मैं इस घर में अब एक पल के लिए नहीं रह सकती, नहीं रुक सकती, वैसे ही वो भी वापस मुड़ती है कमरे के दरवाजे की तरफ, यानी कमरे के अंदर जाने के लिए वो मुड़ती है। और मुड़ते हुए जाते हुए और फिर वो भी वहां पर रुककर कहती है मैं भी ऐसी वैसी कोई स्त्री नहीं हूं, मैं भी राधा हूं, यानी वो भी मुड़कर कहती है मैं भी राधा हूं। जैसे ही वो यूं कहती है कि मैं भी राधा हूं वैसे उसको भी तेज तमाचा लगता है, यानी अदृश्य व्यक्ति उसे भी दूसरा तमाचा जड़ देता है।
यहाँ पर अपनों ने देखा कि सबसे पहले मोती ने तमाचा खाया था, उसके बाद धीरज ने, उसके बाद राम और सीता ने, और राम सीता के बाद राधा ने, फिर से राम सीता ने, और फिर से राधा ने। यानी इन तीनों को 2-2 तमाचे यहाँ पर लग चुके हैं। क्यों लग रहे हैं, कैसे लग रहे हैं, अदृश्य व्यक्ति तमाचा क्यों मार रहा है, और अंत में क्या होता है, एकांकी किस दिशा में मुड़ता है, निष्कर्ष कौन सा निकल कर आता है, देखेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद।